आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय कुलगुरु महोदय प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह चौहान सर को कि वे अपने प्रेरक विचारों और अनुभवों के माध्यम से हम सभी को मार्गदर्शक प्रदान करें। सर। राम मंचस्थ विराजमान फार्मर फोरम के अध्यक्ष श्री मेवाराम जी, श्री सुरेंद्र सिंह अवाना जी, इफ्कोस के सीनियर मैनेजर श्री एपी सिंह जी, आत्मा के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर सुवालाल जाट जी, हमारे डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन डॉक्टर SN शर्मा जी, इस फार्मर फोरम के सेक्रेटरी श्री BL मांडीवाल जी। आज के इस किसान दिवस पर अपन सभी जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी भारत रत्न, जो आज के दिन उनका जन्मदिन है, 1902 में वो आगरा के पास एक गांव में, छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। और आप सोचिए कि 1902 में जन्मा हुआ व्यक्ति एक साइंस की डिग्री लेकर, एक मास्टर की डिग्री लेकर, इसके अलावा कानूनी डिग्री लेकर, इतनी डिग्री उनके पास होने के बावजूद वो किसानगिरी करते थे और किसानों की सोचते थे और किसानों के लिए ही उन्होंने पूरा जीवन अपना गुजारा। तो आज से लगभग 123 साल पहले की बात है ये, जब उनका जन्म हुआ, जब पढ़ाई तो दूर की बात थी, लेकिन किसानी भी इतनी अच्छी सोच वाली नहीं थी। ये कहें कि मैं भी, क्योंकि अपने गांव में मैंने देखा था, मेरे दादो साहब खेती करते थे, तो वो कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी, खाद या कोई ऐसी कोई ज़्यादा ज़रूरत रहती नहीं थी। और वो पानी भी बहुत ज़्यादा, कोई ऊंट से हम लोग वो चलाते थे वो, और पानी दे देते थे जितना होता था उतना। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे चने का भंडार भरा रहता था, बाजरे का भंडार भरा रहता था, और सरसों तो आप किसी खेत के अंदर घुस नहीं सकते थे, इतनी गहरी सरसों होती थी। तो हम लोगों ने काफ़ी विकास किया, हम लोगों ने काफ़ी उन्नति की, हम लोगों ने काफ़ी सोच में भी आगे बढ़े, हम लोगों ने काफ़ी काम भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमसे जैसे जैसे उन्नति होती जा रही है, हमसे कहीं न कहीं इसमें खेती करने की जो हमारी वो जो सिस्टम थी, उसमें बदलाव ला ला के हमने कहीं न कहीं उसमें एक जो प्रोडक्शन है, जो जैसे कहा गया कि केमिकल युक्त जो उत्पादन लिया जा रहा है, मैं आप सभी भाई बहनों से विनती है कि क्या आप लोग उस अनाज को खा पा रहे हैं, किसान लोग खा पा रहे हैं? तो वो अनाज है वो आगे जाके कितना और केमिकल युक्त बनेगा ये पता नहीं है। तो आज की जो ज़रूरियात हैं, जैसे कि आगे भी बताया कि खाद और केमिकल को कम करना है और जहर को कम करना है, ये हमें पहला निर्णय लेना होगा। और इसके लिए नेचुरल फार्मिंग हो रही है, चाहे दूसरी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, क्योंकि ये प्रकार की फार्मिंग जो है वो सिर्फ जहर से अपने को मुक्त नहीं करेगी, बल्कि आपको अच्छे दाम भी दिलाएगी, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। अब पहले आप जानते थे कि जो ऑयल निकलता था, वो ऑयल जो मतलब कि जो सॉल्वेंट प्लांट थे बड़े बड़े, तो सॉल्वेंट प्लांट से वो ऑयल प्रोडक्शन होता था, मतलब कि तेल निकाला जाता था।
लेकिन बाद में वो, और सबसे पहले था कि किसी को मूंगफली का स्वाद पसंद नहीं है, किसी को सरसों का पसंद नहीं है, तो वो सॉल्वेंट प्लांट से रिफाइंड ऑयल लेता था। लेकिन आज कोई रिफाइंड ऑयल नहीं खरीदता, आज सबको घाणी का तेल चाहिए। आज आपको आप 5 किलो का पीपा लाओ चाहे 1 किलो का लाओ, आपको घाणी का तेल चाहिए, वो भी बोले कि कोल्ड प्रेस घाणी। तो ये एक मानसिकता बदल रही है और हमें लोगों की मानसिकता के हिसाब से किसानी करनी होगी। अगर हम लोग किसानी में लोग बागों को क्या चाहिए, कैसा खाना चाहिए, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, स्वास्थ्य के लिए प्रति जागरूकता के लिए अपन रहकर और किसानी करेंगे, तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि किसान जो है वो आर्थिक रूप से और आगे बढ़ेगा। इसके अलावा ये नहीं है कि अपने को उसी जमाने में वापस चले जाना है, हमें तरक्की भी चाहिए। हम लोग ट्रैक्टर भी चलाना चाहिए, हमें अच्छी किस्म भी चाहिए, अच्छे टिश्यू कल्चर के प्लांट भी चाहिए, ग्रीन हाउस भी चाहिए, एग्रीवोल्टिक टेक्नोलॉजी भी चाहिए। लेकिन साथ साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम कोई ये केमिकल है या पेस्टिसाइड्स हैं, इनका कैसे साइंटिस्ट जो बताते हैं उससे ज़्यादा तो हम लोग उपयोग नहीं कर रहे ना। क्योंकि आप जानते हो कि बाज़ारों में कई प्रकार की दवाइयाँ आ गई हैं, कई प्रकार के और भी बीज ये सब चीज़ें आ रही हैं, कई नकली भी निकल रहे हैं, ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे वैसे उसका धंधा भी बढ़ता जा रहा है। तो हमें जानकारी मिल लेना बहुत आवश्यक है। जब तक आप जानकारी किसी भी ये कौन सा पेस्टिसाइड है, ये कौन सा केमिकल है, कैसे छांटना चाहिए, कितना छांटना चाहिए, इसकी असर खाद उत्पादनों पे क्या होगी और कैसे इसको निरस्त किया जा सकता है, ये सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। आज मोबाइल लेते हैं बच्चे, आप जानते हैं कि मोबाइल लेते हैं, दूसरे दिन ही तो सारी चीज़ें सीख लेते हैं उसमें। तो वैसे ही आज की तकनीकी है, इसके साथ में जो इसके उपभोक्ता हैं वो क्या प्रकार की वो चाह रहे हैं, वो हमें समझना होगा। प्रसंस्करण की बात हुई, आप जानते हैं प्याज की क्या भाव आ गए। प्याज जो है वो 5 रुपया किलो, 10 रुपया किलो तक नीचे आ गए। अगर प्रसंस्करण की यहाँ पर इकाइयाँ होती तो इसमें काफ़ी कुछ अच्छे अपन उसको मार्केटिंग कर सकते थे या उसका अच्छा हो सकता था। डिहाइड्रेशन प्लांट जितने भी हैं वो गुजरात में हैं, यहाँ से वो वहाँ जाते हैं, वो लोग परचेस करते हैं और फिर वापस जो है वो बाहर भेजते हैं। तो हम ही क्यों ना उसका हम अपने लेवल पे, भाई ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि बड़ी इकाई होगी तो ही वो काम हो पाएगा। भाई गांव में जहाँ इतने बड़े सारे एरिया में प्याज हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ किसानों को एक ड्रायर लगा लो, मान लो 100 किलो का 200 किलो का, और ड्रायर लगा के और अपनी जो उपज है उसको ड्राई करके फ्लेक्स बना के, पाउडर बना के, और आप अच्छा उसका मार्केटिंग कर सकते हो। गल्फ कंट्रीज़ हैं जो आज वो इस प्रकार की आवश्यकता, लहसुन है, प्याज है या इस तरह के अदरक हैं, ये इनके पाउडर की बहुत डिमांड है और हम लोग हैं बोरे भर के बेच रहे हैं। तो हमें तो वो ड्राई करके और पैकेट बना के अच्छे और उसके मार्केटिंग करेंगे तो उसकी वैल्यू मिलेगी। ये चीज़ें जो हैं वो हमें आगे, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें बहुत बड़ी लागत वाला ड्रायर लगाओ, बहुत आप तो पहले घर में अपने महिलाएं हैं जो वो आचार वचार और सब पापड़ वापड़ सब सुखाती थी। अब आज आपको गांव में कहीं नहीं दिखाई देता, वो सब पैकेट लेके आते हैं। हम पैकेट बना के बेच नहीं पा रहे बल्कि हम पैकेट लेके खा रहे हैं। तो ये मानसिकता है। आज मैं देख रहा हूँ गांव में जाता हूँ, फट देनी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आते हैं और
डाल के पी लो सा। वो राबड़ी छाछ सब भूल गए, वो बिक रहे हैं अब वहां मॉल में। आई बात समझ में? अब वो राबड़ी छाछ है ना, पीने मॉल में लोग बाग जा रहे हैं। भैया जो गांव में रोज की रोज सुबेरे उठ के ये खाना खाते थे, वो आज सुबेरे पहले उनके बच्चे उठ के कोल्ड ड्रिंक मांगते हैं। ये जो है वो हमारा खान पीन बदलना, हमारी आदतें बदलना, हमारी सोच बदलना, ये एक घातक होता है। वो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए घातक है, उनकी सोच के लिए घातक है, उनका आगे जाके उनकी कमाई के लिए मेहनत नहीं करने के लिए भी वो इस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। जो अपन लोग हैं, अपनी पीढ़ी है, वो तो मेहनत में टूटी जा रही है, और आज के बच्चे हैं उनको रेडी फूड में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। तो हम लोगों का ये एक दायित्व बनता है कि इस तरह की जो सोच है उसको थोड़ा सा उनको भी गांव में लाएं, कि जिससे अपना खान पीन था, दही दूध घी ये सब था, तो गायें थी, भैंसें थी, सब चीजें थी। आज देखो गायब है। क्योंकि करे कौन? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, करे कौन? लेकिन इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं एक महिला सम्मानित हुई, मुझे तो इतना मतलब कि वो जचा नहीं। आज हमारी कॉलेज में इस साल जो एडमिशन हुए ना, उसमें 85 तो मतलब कि बेटियां आई हैं और 50 बच्चे आए हैं, लड़के आए हैं। अब आप देख लो, पढ़ाई में 85 बेटियां आई हैं। तो हमें तो ये निर्माण करना होगा। हमें जो मैंने तो अपनी माताजी को भी देखा, जिन्होंने कभी एक साइन भी नहीं किए। हमारे पिताजी बैंक से उनकी साइन से पैसे उठाते थे, मैं खुले तौर पे कहता हूं। तो हमें तो ये समाज बनाना है कि वो अपने अकाउंट खुलाए, अपने अकाउंट में घी दूध के पैसे आए, उससे वो, क्योंकि वो बचाती हैं, अपन खर्च करते हैं। मैं एक अच्छा आपको एक उदाहरण और दूंगा। मेरे गांव में मैं गया, सामने एक आदमी मतलब कि वो झगड़ा कर रहा था। मैंने अपने काकोसा से पूछा कि क्या हो गया? बोले शाम को पता चलेगा। मैंने शाम को कैसे पता चलेगा? कि शाम को फिर मैंने कहा कि वाकई में क्या चीज़ है, मेरी तो इंतजारी बढ़ गई। तो शाम को देखा तो उस आदमी के सर पे पट्टी बंधी हुई थी। तो मैंने पूछा हुआ क्या? कि ये दारू पी के पूरे दिन दंगा करता है और इसकी बहू और माँ ने मिलके पीटा अच्छी तरह से, अब ये पट्टी बंधा के आया है। तो ये करने की जरूरत है, आगे आना है तो ये करने की जरूरत है। जो गांव में इस तरह की वो क्या कहते हैं, पी पा के और वो दंगे फसाद करके सोच अच्छी नहीं रखते, उनके लिए तो मैं तो भैया, मेरा तो ये मानना है, फिर आप जो भी सोचो। तो बहन बेटियों को पढ़ाना होगा, आगे बढ़ाना होगा, उनके काम काज को सराहना होगा। और मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, आप ऐसा ही मत सोचना कि ये खाली खाली बातें हैं। राजस्थान के भी हैं, गुजरात के भी हैं कुछ उदाहरण। एक नवलबेन चौधरी करके एक महिला हैं, साबर बनासकाठा की महिला हैं, जो रोजाना 1000 से 1200 लीटर दूध गाय भैंस रखकर और दूध का उत्पादन कर रही हैं, और अच्छी सम्मानित महिला हैं। और वो अकेले हाथ से हैंडल कर रही हैं, क्योंकि उनके पति नहीं हैं और वो बच्चे हैं, वो छोटे हैं। अब आप सोचिए कि इसको कोई
वो खेती से ही उन्होंने धीरे 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 करके भैंसें शुरू की और डेयरी का काम शुरू किया, और इस तरह से वो आज सालाना 35 लाख रुपए की इनकम ले रही है, 35 लाख रुपए की। इसी तरह से एक महिला हैं, सिर्फ 22 साल की हैं, और वो प्रति माह 1.5 लाख से 2 लाख रुपए कमा रही है, सिर्फ 22 साल की हैं। अपने यहाँ पर भी एक महिला हैं जिनका नाम दौसा जिले की हैं, वो 10 एकड़ में से जैविक खेती करके 50 लाख रुपया प्रति साल कमा रही है। तो ऐसे कई हैं। और एक मैं आपको एक शायद YouTube वगैरह भी देखते हो तो आप देखना, एक पाबीबेन रबारी करके हैं, मतलब कम्युनिटी भी और बिल्कुल गरीब महिला, जो कहते हैं ना कि बिल्कुल ही उनके पास ना तो छत थी ना कुछ नहीं था, और 2 बहनें थी, और उनके पिताजी का देहांत सिर्फ और सिर्फ 3 साल की छोटी बेटी और 5 साल की बड़ी बेटी थी तब हो गया। और उसके बाद में आज वो भरत काम करते 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 आज 37 साल की महिला हैं वो। और वो आप YouTube सर्च करोगे तो हरी जरी के नाम से वो भरत काम करती हैं, देश विदेश में मशहूर है वो जरी का काम। और वो सालाना 50 से 75 लाख रुपए कमा रही है। और उसकी आज मैं उनके साथ में उसमें प्लेन में था, एक बार मेरे साथ में थी वो। आप उनको देखोगे तो वो आपसे बात नहीं कर, मतलब कि कुछ ऐसा, मतलब कि आप मतलब कि जैसे कहते हैं जैसे महिलाएं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाती हैं और इस तरह की, लेकिन उनके साथ में एक लेडी चलती है जो सारा सब कुछ बताती है, और वो काम करने वाली, लेकिन वो पाबीबेन है जिसने इतना 300 औरतों को रोजगार दिया हुआ है और एक पूरी कंपनी खड़ी कर ली। ये सोच जो है वो दोनों मिलके घर में, अगर महिला और पुरुष दोनों घर में मिलके अगर सोच बनाते हैं, किसी एक की सोच बड़ी है और दूसरे की छोटी है, इस तरह का जो अपनी सोच है उसको आप करो तो आपका जो है आगे जाके एक बराबर की सोच है उसको अच्छा, आपका आगे जाके एक अच्छा वो होगा। बेटियों को पढ़ाना होगा, आगे बढ़ाना होगा। कृषि में अब आ रही हैं, पढ़ रही हैं, वैज्ञानिक बनेंगी, घर में आपको वो भी करेंगी। इस तरह से वो करें। 1-2 बातें और करनी थी, बस 2 बातें करूँगा। यहाँ पर काफ़ी अच्छा सम्मानित किया किसानों को, मैं उनको सबको बधाई देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। फार्मर फोरम जो है वो बड़ा नेक काम है ये, लेकिन साथ साथ में मैं एक सुझाव भी दूंगा। ये जो सक्सेस फार्मर हैं इनकी सक्सेस स्टोरी यहाँ पे चलनी चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या किया है, क्या उसने काम किया है, एक पेज में यहाँ पे बस सारा वो लगा दो कि जैसे ही वो आए ऐसे यहाँ पे उसका दिखे, तो उससे आप सब जो हैं वो इन्होंने क्या काम किया है उसको वो मिलेगा, है ना। और मुझे हमें सब प्रसन्नता होगी कि भाई वाकई में एक जो काम हुआ है उसको सम्मानित मिला है। तो अभी एक और सुझाव है कि ये जो आप बुकलेट निकालते हो इनकी सबकी सक्सेस स्टोरी के साथ, मैं यूनिवर्सिटी के हमारे डी साहब से भी कहूँगा कि ऐसे किसानों की सक्सेस स्टोरी की बुकलेट हम प्रकाशित करें और कई जगह पर हम भेजें उनको। तो ये क्योंकि इस रीजन के जो जितने भी फार्मर हैं उनको सम्मानित करना सिर्फ फार्मर फोरम का ही नहीं, हमारा सबका दायित्व है। और उनकी जो सक्सेस है वो डी साहब आप मंगाएं, चाहे यहाँ पर किसी के नाम अभी नहीं आए हों, दूसरे भी हैं, सबके लेके और एक अच्छी बुकलेट पब्लिश करें और उनका एक अपना अवार्ड के रूप में उसको
एक कॉपी उनको भी दें। काफ़ी अच्छी उन्होंने जानकारी दी औषधि के बारे में, मैं उनका भी सम्मान करता हूं कि ऐसे किसान जो हैं मैं एक किसान गोष्ठी में गया था जो मौसम की मतलब कि भविष्यवाणी करते थे। जो पुराने होते थे ना कि भाई ये बादल इस तरह जा रहे हैं, ये चिड़ियां ऐसे बोल रही हैं, धूल में नहा रही हैं, और इस तरह के उस पे से फिर वो भविष्यवाणी करते थे कि ये इस बार अच्छी बारिश होगी या नहीं होगी, इस तरह इस बार ये दिक्कत हो जाएगी, गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, वो हो जाएगी। उस पे से फिर फसल की वो पूरी प्लानिंग होती थी। तो मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो भी ऐसे किसान हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके एक गोष्ठी कराई जाए कि जब भी जैसे मान लो कि बारिश के समय खरीफ क्रॉप होती है तो उससे पहले थोड़ा सा एक आध महीने पहले जब बारिश आने की होती है उससे पहले गोष्ठी करा ली जाए, वो अपने अपने अनुभव कहें और वो अनुभव डॉक्यूमेंटेशन हो उसका, और जिसका भी अच्छा अनुमान लगे, भविष्यवाणी हो, उसको और आगे उसको बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि ये भी एक अपनी संस्कृति है, अपना वो काम है, उसको भी एक बढ़ावा मिलना चाहिए। उसकी भी एक स्किल है, वो उसके पास एक वो है, तो वो भी बढ़ना चाहिए। तो साथ साथ में जो नई टेक्नोलॉजी भी बढ़नी चाहिए, साथ साथ में ये टेक्नोलॉजी भी बढ़नी चाहिए, ये भी इनका अंत नहीं हो जाना चाहिए। तो ऐसी औषधि के बारे में जानते हो, खेतों में जो औषधि हैं उनके बारे में जानते हैं, जो अच्छी मौसम कैसे काम करेगा आगे जाके, इससे फसल की क्या वो रहेगी, पोजीशन क्या रहेगी, क्या ये सब चीज़ें जो हैं वो ऐसा मत मानो कि नई टेक्नोलॉजी ही सब कुछ अच्छा कर रही है और पुरानी टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही है। तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रख के आगे जाके कृषि को कैसे उन्नत बनाया जाए, कैसे उससे सुखाकारी लाई जाए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए काम करेंगे, ऐसी मुझे पूरा भरोसा है। आज के दिन आदरणीय चौधरी चरण सिंह साहब भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री की जन्म दिवस पर उन्हें मैं सादर नमन करता हूं, और उन्होंने जो देश के लिए काम किया, देश के लिए जो त्याग किया, उनको याद करता हूं। और